हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग नागरिक शास्त्र सिविक्स का चौथा पार्ट सॉल्व करेंगे, जो आपके उत्तर प्रदेश एलटी ग्रेड परीक्षा सहायक अध्यापक परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसके पहले का पार्ट प्लेलिस्ट में देख सकते हैं जाकर के, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से तैयार किया जा रहा है। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना जो हुई थी 1 अक्टूबर 1937 को हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। और ये जो है 1 अक्टूबर 1937 को जो संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा इसका गठन किया गया था। ठीक है, इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे सर मॉरिस गोयर थे। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, सर मॉरिस गोयर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, राज्य और केंद्रीय सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है, किसके द्वारा जो है प्राधिकार प्राप्त होता है? तो ये संविधान से प्राप्त होता है, भारत के संविधान से। ठीक है, राज्य और केंद्रीय सरकार को भारत के संविधान से प्राधिकार प्राप्त होता है, क्योंकि भारतीय शासन प्रणाली का स्रोत उसका संविधान ही माना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई तो किस देश से प्रारंभ हुआ था? तो ये ग्रेट ब्रिटेन से हुआ था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेवा का अधिकार वर्ष अवधारणा जो है 1991 में ग्रेट ब्रिटेन, जिसको यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, वहीं से ये प्रारंभ हुई। इसका तात्पर्य उसका अधिकार से होता है जिसके तहत राज्य एक निश्चित अवधि के अंदर लोक सेवाएं देने की गारंटी देता है। इसे सिटीजन चार्टर भी कहा जाता है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठक में उपस्थित रहता है? संसद की लोक लेखा समिति की बैठक में उपस्थित रहता है कौन? तो ये है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग ले सकता है। और संविधान के अनुच्छेद 149 में बताया गया है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं उनकी शक्तियों के बारे में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारों हेतु कौन सी एजेंसी बनाई गई है? तो ये है सर्वोच्च न्यायालय। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी सर्वोच्च न्यायालय है, जबकि वित्त आयोग संघ और राज्यों के मध्य बंटवारे की सिफारिश करता है। ठीक है, जो वित्त आयोग है ये संघ और राज्यों के मध्य वित्त के बंटवारे की सिफारिश करता है, और केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों को निपटारे का कार्य सर्वोच्च न्यायालय करता है। तो दोनों पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी का प्रावधान करता है? तो ये है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। ठीक है, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 वस्तु एवं सेवा कर, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी का प्रावधान करता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चीन की संसद जानी जाती है? तो चीन की संसद जो है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के नाम से जानी जाती है। यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चीन की संसद नेशनल पीपुल कांग्रेस के नाम से जानी जाती है। और इसमें वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो इसमें वर्तमान में जो है 2980 सदस्य। ठीक है, तथा यह विश्व का सबसे बड़ी संसद मानी जाती है, परंतु वास्तव में यह लगभग रबर स्टाम्प विधायिका है, जो कि सामान्यतः चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के निर्णयों की पर जो है ये मुहर लगाती है। तो यहाँ पे इस सदस्य को भी आप लोग याद रखिएगा। 2980 सदस्य हैं वर्तमान में, और विश्व की सबसे बड़ी संसद मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, द ह्यूमन नेचर ऑफ पॉलिटिक्स, ये किसकी रचना है? इस पुस्तक के लेखक कौन है?
तो द ह्यूमन नेचर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक हैं J.D.B. मिलर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। लोकतंत्रात्मक समाज वह है जिसमें अधिकारों की साधारण समानता तथा अवसर, विचारों, भावनाओं तथा आदर्शों की एकता पाई जाती है। निम्न में से किसका ये कथन है? तो ये कथन है डायसी महोदय का। ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। डायसी ने कहा था कि लोकतंत्रात्मक समाज वह समाज है जिसमें अधिकारों की साधारण समानता तथा अवसर, विचारों, भावनाओं तथा आदर्शों की एकता पाई जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर आधुनिकतावाद के चिंतक माने जाते हैं। उत्तर आधुनिकतावाद के चिंतक कौन माना जाता है? तो ये है माइकल फोकाट। यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। माइकल फोकाट ने जो है उत्तर आधुनिकतावाद का संकल्पना पारित किया था। और भीखू पारेख जो था ये बहुसंस्कृतिवाद का जनक था। और फ्रेडरिक ए हायक जो था ये स्वेच्छा तंत्रवाद का ये चिंतक माना जाता है। और एमिटाई इस्जियोनी ये जो है समुदायवाद का चिंतक माना जाता है। तो ये चारों महत्वपूर्ण हैं और आप लोग चारों को याद रखिएगा। यहाँ पे ए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उग्र आदर्शवादी विचारक है। उग्र आदर्शवादी विचारक किसको माना जाता है? तो हीगल है। ठीक है, हीगल और कांट को भी। ठीक है, हीगल और कांट ये दोनों जो है उग्रवादी दार्शनिक थे, उग्रवादी आदर्शवादी दार्शनिक थे। हीगल ही ने जो है राज्य को ईश्वरीय संस्था बताते हुए उसे ईश्वर के बाद सर्वशक्तिमान घोषित करता है। और जो बोसांके था, ब्रेंडले था, ग्रीन था, ये तीनों जो है ये नम्र आदर्शवादी विचारक थे। ठीक है, ये तीनों जो है नम्र आदर्शवादी विचारक थे। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। हीगल, कांट जो है उग्र आदर्शवादी में आते हैं और बोसांके, ब्रेंडले, ग्रीन ये तीनों जो है नम्र आदर्शवादी विचारक में आते हैं। तो इन दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राज्य को ईश्वरीय संस्था बताते हुए उसे ईश्वर की भांति सर्वशक्तिमान घोषित किया है? तो अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में इसका उदाहरण दिए हैं। तो ये हीगल ही है। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हीगल ने जो है राज्य को ईश्वरीय संस्था बताते हुए उसे ईश्वर की भांति सर्वशक्तिमान घोषित करता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रूसो का विचार नहीं है? तो यहाँ पे कोई विचारशील व्यक्ति चरित्र भ्रष्ट प्राणी होता है, ये रूसो का विचार है। विज्ञान निष्क्रिय उत्सुकता का परिणाम है, सही है। दर्शन शास्त्र केवल बौद्धिक का आडंबर है, ये भी सही है। ये सायंग नहीं है, ये सामान्य है, ये आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा। सामान्य, ठीक है, सामान्य इच्छाओं का योग है, ये रूसो का कथन नहीं है। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। रूसो के अनुसार जो है सामान्य इच्छा सभी इच्छाओं का योग नहीं है, उन्होंने नहीं बताया है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि यह व्यक्ति के विवेकपूर्ण तथा लोकहित से प्रेरित वास्तविक इच्छाओं का योग है। तो यहाँ पे सामान्य इच्छाओं का योग नहीं है रूसो के अनुसार, यहाँ पे योग है बोला है, इसलिए गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दायित्व का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो ये टी.एच. ग्रीन के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ठीक है, राजनीतिक दायित्व का सिद्धांत टी.एच. ग्रीन द्वारा प्रतिपादित किया गया। टी.एच. ग्रीन की एक पुस्तक थी लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, उसी में इसकी चर्चा किया गया था राजनीतिक दायित्व का। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माओ के नवीन लोकतंत्र का लक्षण है। माओ के नवीन लोकतंत्र का क्या लक्षण है? तो माओ के नवीन लोकतंत्र पूंजीवादी और समाजवादी व्यवस्था का मिश्रित रूप माना था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसने कहा है कि सच्ची स्वतंत्रता राज्य के कानून का पालन करने में ही है? तो ये कहा था हेगल ने। ठीक है, हेगल का कहना था कि सच्ची स्वतंत्रता राज्य के कानून का पालन करने में ही है, क्योंकि हेगल बताता है कि स्वतंत्रता विवेक के आदेश का पालन करने में है, परंतु एक व्यक्ति का विवेक सदैव विश्वसनीय नहीं होता। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है लास्की जिस विचारधारा से संबंधित है वह है, तो लास्की किस विचारधारा से संबंधित था? तो लास्की जो है ये बहुलवादी विचारक था। ठीक है, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोलंबो प्रस्ताव किससे संबंधित है? तो कोलंबो प्रस्ताव जो है ये भारत और चीन से संबंधित है। ठीक है, वर्ष 1962 में चीनी आक्रमण के दौरान 6 एफ्रो एशियाई देशों इंडोनेशिया, म्यांमार, संयुक्त अरब गणराज्य और घाना, कंबोडिया, श्रीलंका द्वारा जो है कोलंबो प्रस्ताव के मध्य से दोनों देशों के मध्य समझौता कराने का प्रयास किया था। तो यहाँ पे भारत चीन के मध्य ये संबंधित है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पंचशील सिद्धांतों का संबंध किससे है? तो पंचशील नेहरू और चाउ एन लाई। ठीक है, पंचशील सिद्धांतों का प्रतिपादन जो हुआ था 19 अप्रैल 1954 को तिब्बत के मध्य भारत और चीन के मध्य एक समझौते के तहत किया गया था, और 20 जून 1954 को प्रधानमंत्री नेहरू एवं चीन के तत्कालीन प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने इसमें जो है आस्था व्यक्त किया था। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसने कहा विचारों की स्वतंत्रता अपूर्ण है यदि विचारों को क्रियान्वित करने की स्वतंत्रता ना हो? तो ये जे.एस. मिल का कथन है। ठीक है, जे.एस. मिल जो है स्वतंत्रता को दो भागों में बांटता है, एक विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के रूप में और दूसरा कार्य करने की स्वतंत्रता के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर विचारों की स्वतंत्रता अपूर्ण है यदि विचारों को क्रियान्वित करने की स्वतंत्रता न हो, तो ये विचारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ऐसा उन्होंने बताया था। तो इसको भी याद रखिएगा। जे.एस. मिल ने जो है स्वतंत्रता को दो भागों में बांटा था, पहला था विचारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा था कार्य की स्वतंत्रता। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा।